हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की यूनिट 5th को। लास्ट 4 यूनिट्स मैंने करा रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिलेबस। तो इस यूनिट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन क्या होता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में पढ़ेंगे, इनिशिएटिव्स पढ़ेंगे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, ह्यूमन पॉपुलेशन और एनवायरनमेंट का रिलेशन कैसे है वो समझेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या होती है और ह्यूमन्स एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरुआत करने से मैं चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके हेल्प की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड अगले 20 से 25 मिनट जो भी हैं इस वीडियो में लगेंगे, वो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। आप अगर वीडियो देखते भी रहे तो भी आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि एनवायरमेंटल पॉलिसी क्या होती है। तो एनवायरमेंटल पॉलिसी है, पॉलिसी मतलब पॉलिसी होती है सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस या गाइडलाइंस जो कि गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करती है। तो एनवायरमेंट पॉलिसी का मतलब होता है कि लॉस का एक सेट, रेगुलेशंस का सेट या गाइडलाइन जो कि गवर्नमेंट ने बनाए हैं ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, या गवर्नमेंट ने बनाए हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंटल पॉलिसी क्या होगी? सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस दैट आर फॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड एंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये पॉलिसीज का एम होता है कि ये पॉल्यूशन को कंट्रोल करें, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व किया जा सके, और जो हमारा ह्यूमन की एक्टिविटीज का जो एडवर्स इफेक्ट हो रहा है एनवायरमेंट पे, खतरनाक जो इफेक्ट पड़ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है एनवायरमेंट पे, उसको हम हटा सकें। तो ये होती है एनवायरमेंटल पॉलिसी। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। एनवायरमेंटल पॉलिसी मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, या किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रूल्स और रेगुलेशन है हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो हमारे एनवायरमेंट में नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करने के लिए। ठीक, अब बात करते हैं कि कौन कौन से एनवायरमेंटल रजिस्ट्रेशंस हैं इंडिया के अंदर, या कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं भारत के अंदर। तो इंडिया के अंदर काफी सारी लॉज और रेगुलेशंस हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है जो प्रोवाइड करती है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए फ्रेमवर्क, और पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए भी ये काम काम करती है। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इस यूनिट की सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है। तो ये हम विस्तार से पढ़ेंगे आगे। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या है? ये एक लॉ है जो प्रोवाइड करती है फ्रेमवर्क फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, यानी कि ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में काम करती है और पॉल्यूशन कंट्रोल के क्षेत्र में काम करती है। दूसरी है द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1991। इसके नाम से पता चल रहा है किस लिए काम कर रही होगी। इसका एम है एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट करना और कंट्रोल करना बाय रेगुलेटिंग एमिशंस फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स। आपने कई बार न्यूज चैनल्स को देखा होगा कि उसमें काफी सारी कंपनीज आ रही होती हैं कि उन्होंने जो मापदंड दिए गए हैं, ये जो मेजरमेंट्स दिए गए हैं, उनको क्रॉस कर लिया है, जिस वजह से ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, तो उनके ऊपर गवर्नमेंट कार्रवाई करती है। तो वो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट के तहत ही कार्रवाई करती है। तीसरा है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। ये फोकस करता है वाटर पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने में बाय रेगुलेटिंग डिस्चार्ज ऑफ पॉल्यूटेंट्स इनटू वाटर बॉडीज। बड़ी बड़ी कंपनी से जो पानी निकल के आता है वो बहुत गंदा होता है, उसके अंदर बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं और वो डायरेक्टली वाटर बॉडीज में चला जाता है, आपने देखा होगा। तो उसको रोकने के लिए ये एक्ट बना था। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए बना था। ठीक है, और इसके तहत एक कोई भी इंसान जो वाइल्ड लाइफ के अंदर जो जानवर आते हैं उनको हंट नहीं कर सकता है, उनको मार नहीं सकता है, या उन वाइल्ड एनिमल्स का ट्रेडिंग नहीं कर सकता है। बेचते हैं ना, खरीद बेच करते हैं लोग वाइल्ड एनिमल्स की, तो वो नहीं कर सकता है भारत के अंदर। तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का। एक है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, यानी कि ये इंश्योर करता है कि जो फॉरेस्ट लैंड है, जिस लैंड पर फॉरेस्ट है, उसको हम नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज की तरफ डाइवर्ट नहीं कर सकते। ठीक है। सिक्स्थ है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। ये स्टैब्लिश करता है एक ट्रिब्यूनल जिससे कि हम एनवायरमेंटल के डिस्प्यूट्स को हैंडल कर पाए और लीगल राइट्स जो हैं वो एनफोर्स कर पाए रिलेटिंग टू द एनवायरमेंट। फिर अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है 2022। इसका एम है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, सस्टेनेबल यूज को प्रमोट करना, और एक फेयर शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स हो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का सभी लोगों के बीच। ठीक।
तो अभी तो आपने सिर्फ इनका एक स्नैपशॉट देखा है, छोटा छोटा चीज। अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे हम। अब है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के की फीचर्स क्या है। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद। भोपाल में एक गैस ट्रेजेडी हुई थी ना, आपने अगर नहीं देख पता होगा तो एक बार इंटरनेट पर जाकर सर्च कर लीजिएगा, बहुत खतरनाक ट्रेजेडी हुई थी। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 का, वो आया था भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद में। तो इसने क्या किया, इसने गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग पावर दे दी कि वो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगी और पॉल्यूशन को प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, इसके तहत गवर्नमेंट के पास में पावर आई कि वो एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करेगी और पॉल्यूशन को प्रिवेंट करेगी। ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या है, तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो है एनवायरमेंट के, उनको सबको कवर करता है। यानी कि इसके अंदर एयर का भी प्रोटेक्शन है, वाटर का भी प्रोटेक्शन है, लैंड का, हैजार्डस सब्सटेंसेस का जो कि पॉल्यूशन से आते हैं। तो इन सब के तहत इन सब चीजों के ऊपर ही काम करेगा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। दूसरा फीचर्स क्या है कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी है इसके अंदर, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पॉल्यूशन स्टैंडर्ड्स को सेट करती है, इंडस्ट्रीज को इंस्पेक्ट करती है और शट डाउन कर देती है ऐसी इंडस्ट्रीज को जो कि ज्यादा पॉल्यूट कर रही हूँ। तो यानी कि गवर्नमेंट के पास पूरी अथॉरिटी होती है इस एक्ट के तहत। इस एक्ट में स्ट्रिक्ट पॉल्यूशन कंट्रोल के मेजरमेंट्स होते हैं। तो इंडस्ट्री जो होती है, जो ये जिनके यहाँ से वेस्ट आता है, जहाँ से ये पॉल्यूशन का एमिशन होता है, तो वो इंडस्ट्रीज जो है वो उनके लिए स्ट्रिक्ट पॉल्यूशन कंट्रोल रूल्स बनाए गए हैं जो कि इंडस्ट्रीज को फॉलो करने हैं अपने वेस्ट डिस्पोजल पे, अपने एमिशंस पे, अपने एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट्स पे बिफोर स्टार्टिंग प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अगर कोई इंसान या कोई इंडस्ट्री इन पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट या पॉल्यूशन कंट्रोल जो रूल्स बने हैं उनको फॉलो नहीं करता है तो उसके ऊपर हैवी पेनल्टीज लगाती है गवर्नमेंट। यानी कि अगर कोई इंसान इन लॉज को ब्रेक कर देता है तो उसको 5 साल तक की जेल हो सकती है, और फाइन की जो स्टार्टिंग होती है वो 1 लाख से होती है। ठीक है, और डेली फाइन लगता रहता है जब तक वो वायलेशन करता रहेगा। तो इतना हैवी पेनल्टीज है। फिफ्थ, इसके अंदर हम हजार्डस सब्सटेंसेस को रेगुलेट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम कंट्रोल करते हैं स्टोरेज को, हैंडलिंग को और डिस्पोजल को डेंजरस केमिकल्स से, ताकि भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसे जो डिजास्टर्स हैं वो प्रिवेंट हो सके। सिक्स्थ, इसके अंदर पब्लिक इन्वॉल्वमेंट को एनकरेज किया जाता है, क्योंकि पीपल जो लोग हैं उनसे भी बोला जाता है कि अगर आपको ऐसा अपने आसपास दिख रहा है कि कहीं पे ऐसा कुछ एनवायरमेंटल वायलेशन हो रहा है तो प्लीज हमारे पास आइए, अथॉरिटीज के पास आइए और उनके खिलाफ एक्शन करवाइए। ठीक, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हर चीज पे काम करता है। ये हेल्थ एंड सेफ्टी टूल्स के ऊपर भी काम करता है, क्योंकि ये एम करता है कि ह्यूमंस को प्रोटेक्ट किया जाए, एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाए और नेचर को प्रोटेक्ट किया जाए हार्मफुल पोल्यूटेंट से। अब ये क्यों मैटर करता है भारत के अंदर, तो ये जो एक्ट है वो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल एनवायरमेंटल लॉ एक्ट है, जो कि इंश्योर करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पॉल्यूशन कंट्रोल को। ठीक है, और इंडस्ट्रीज को भी अकाउंटेबल होल्ड करता है ये, और इसको अम्ब्रेला एक्ट ही बोला जाता है। अम्ब्रेला एक्ट इसलिए क्योंकि ये सारे एस्पेक्ट जो है एनवायरमेंट को सबको कवर कर रहा है, चाहे वो एयर की बात हो, चाहे हम पानी की बात कर लें, चाहे हम लैंड की बात कर लें, जो भी पॉल्यूशन हो रहा है एनवायरमेंट में किसी भी तरीके से, उन सबके ऊपर ही काम करता है। तो ये है हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। आई होप आपको याद आ गया, समझ गया होगे। अब है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के, इसके फीचर्स क्या हैं। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है 1980 में क्रिएट किया गया था डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए, और इंडिया फॉरेस्ट जो है, इंडिया के जो जंगल्स हैं, जंगलात हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये जो लॉ है ये इंश्योर करता है कि जो फॉरेस्ट लैंड है उसको हम किसी भी दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के। ठीक है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं कि फॉरेस्ट लैंड जो है उसको हम किसी भी दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। यानी कि कोई भी इंसान जो जंगलात हैं गवर्नमेंट के, उनको फार्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकता, उनको इंडस्ट्रीज में या माइंस में कन्वर्ट नहीं कर सकता बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की। ठीक, दूसरा, अगर कोई अप्रूवल भी लेना चाह रहा है तो उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट अप्रूवल प्रोसेस है। यानी कि अगर कोई प्रोजेक्ट यूज हो रहा है या किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर फॉरेस्ट लैंड का यूज है, तो सबसे पहले तो वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से क्लियरेंस लेगा। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट की MOEFCC से क्लियरेंस लेना होगा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और उनका जो प्रोसेस होता है वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है अप्रूवल के लिए। तीसरी चीज क्या है कि अगर कोई इंडस्ट्री जो कि प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है और उसके लिए उसको फॉरेस्ट लैंड की जरूरत है, और अगर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने उसको अप्रूवल दे दिया है, उसकी शर्त ये रहती है कि अगर ट्रीज उसने काटे हैं, जितने भी वो ट्री काटेगा
उतने ही उसको नए ट्रीज कहीं और जगह पर प्लांट करने होंगे। ठीक है, यानी कि अफोरेस्टेशन को ये क्या कर रहा है, जो हमारा डिफोरेस्टेशन को स्टॉप करते हैं और अफोरेस्टेशन को प्रमोट करते हैं इस एक्ट के तहत। जितने भी पेड़ काटे जाएंगे उतने ही पेड़ दूसरी जगह पर कहीं और लगाए जाएंगे, ताकि जो लॉस है उसको कंपनसेट किया जा सके। ये जो एक्ट है ये प्रिवेंट करता है इलीगल डिफोरेस्टेशन को, यानी कि जो लोग इलीगली पेड़ों को काटते हैं, जंगली पेड़ों को काटते हैं या जंगलात वाले पेड़ों को काटते हैं, तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट पेनल्टीज हैं। ठीक है, फॉर कटिंग ट्रीज और ऑक्यूपाइंग फॉरेस्ट लैंड विदाउट अप्रूवल। इसके अंदर एक फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी होती है, यानी कि स्पेशल कमेटी होती है जो कि चेक करती है कि क्या लैंड का डाइवर्जन जो है वो नेसेसरी है बिफोर ग्रांटिंग अप्रूवल। सिक्स्थ है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन फॉर सेंसिटिव फॉरेस्ट एरियाज, यानी कि इसके अंदर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी जाती है सेंसिटिव फॉरेस्ट एरियाज के ऊपर। जैसे कि नेशनल पार्क्स में ज्यादा शक्ति बताई जाती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के ऊपर ज्यादा शक्ति बढ़ दी जाती है, शक्ति नहीं सख्ती, है ना। और रिजर्व फॉरेस्ट जो है, अगर उनके साथ कोई छेड़खानी करता है तो उसके ऊपर तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट वो लगाता है ये लोग। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक बेसिकली काम करता है डिफोरेस्टेशन को रोकने के लिए। तो सेंसिटिव फॉरेस्ट एरिया जैसे कि नेशनल पार्क्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, अगर उनके साथ कोई छेड़खानी करता है तो गवर्नमेंट उनको लीगल प्रोटेक्शन तो देती है, जो ये नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, लेकिन अगर कोई इनके साथ छेड़छाड़ी कर रहा है तो उसको बहुत ज्यादा लीगल चीजों से सामना करना पड़ता है। तो ये एक्ट है वो फॉरेस्ट को सेव करता है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करता है और एक बैलेंस डेवलप करता है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए भारत के अंदर। ठीक, आई होप इतना समझ में होंगे। अगला है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, जो कि 1974 में आया था। इसके की फीचर्स क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सबसे पहले समझते हैं। तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट जो है वो 1974 में इंट्रोड्यूस हुआ था, यानी कि 1974 में इंट्रोड्यूस हुआ था। किस चीज के लिए, कि वाटर बॉडीज जो हैं उनको पॉल्यूशन से बचाने के लिए ये एक्ट आया था। और इसके एक्ट का मोटिव क्या था, कि सबको साफ पानी मिले। इसके फीचर्स क्या हैं, पहला फीचर ये है कि ये प्रिवेंट करता है और कंट्रोल करता है वाटर पोल्यूशन को, यानी कि ये रेगुलेट करता है पॉल्यूटेंट्स के डिस्चार्ज को रिवर्स के अंदर, लेक्स के अंदर और ग्राउंड वाटर के अंदर। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं वहां से जो पानी आता है वो सीधा का सीधा जो गंदा पानी है वो साफ जो नदियां बह रही हैं उनमें छोड़ दिया जाता है। ठीक है, उसी चीज को रोकने के ये हमारे पास वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट आया था। ठीक है, इसके अंदर एक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, यानी कि सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनते हैं इसके अंदर, जो कि मॉनिटर करते हैं और कंट्रोल करते हैं पॉल्यूशन को। सेंटर के लेवल पे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनता है और स्टेट के लेवल पर हर स्टेट में एक स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है। इंडस्ट्रीज को परमिशन चाहिए होती है, यानी कि कोई भी इंडस्ट्री अगर किसी भी वाटर बॉडी के अंदर अपना वेस्ट वाटर डिस्चार्ज कर रही है उसको पहले अप्रूवल लेना होगा। बिना अप्रूवल के वो अपना पानी डिस्चार्ज वाटर में, मतलब जो हमारा जो डिस्चार्ज वाटर है उसको वाटर बॉडीज के अंदर छोड़ नहीं सकती है। किससे अप्रूवल लेना होगा, अपने स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। अगर कोई इंसान इन पॉल्यूशन नॉर्म्स को या ये जो रूल्स बनाए गए इनको फॉलो नहीं करता है तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट फाइन्स और पनिशमेंट होता है। दूसरा, इस एक्ट के तहत पब्लिक अवेयरनेस और रिसर्च को प्रमोट किया जाता है, यानी कि इसके अंदर वाटर कंजर्वेशन को प्रमोट करते हैं, पॉल्यूशन रिसर्च को प्रमोट करती है गवर्नमेंट, और पब्लिक के पार्टिसिपेशन को भी प्रमोट करती है, एनकरेज करती है। अब हम समझेंगे कि एसपीसीबी यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के फंक्शंस क्या क्या हैं इस एक्ट के तहत। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो एक मेजर रोल प्ले करता है इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये जो सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो एडवाइस करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल के ऊपर। सीपीसीबी जो है वो कोऑर्डिनेट करता है स्टेट के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ, ताकि इफेक्टिव एक्शन हो सके जो लोग इस नियम को तोड़ रहे हैं उनके ऊपर। ये वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करता है, सीपीसीबी पॉल्यूशन लिमिट्स को सेट करता है, ये रिसर्च कंडक्ट कराता है, मॉनिटरिंग करता है और अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलाता है ताकि लोग जो है जागरूक हो सके। ये पब्लिश करता है, कलेक्ट करता है डेटा को वाटर पॉल्यूशन लेवल्स के ऊपर। ठीक है, अब हम समझते हैं कि रोल क्या है सीपीसीबी के और एसपीसीबी के, यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो पॉलिसीज और गाइडलाइंस बनाता है वाटर पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए।
ये टेक्निकल सपोर्ट भी देता है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को, और ये स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट जो है पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स का वो उसको एंश्योर करता है। अब स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या करता है, ये जो अपनी स्टेट के अंदर जो इंडस्ट्रीज हैं उनको मॉनिटर करता है, उनके वेस्ट डिस्पोजल को भी देखता है कि वो सही हो रहा है गलत हो रहा है। ठीक है, ये रिजेक्ट भी कर सकता है और ग्रांट भी कर सकता है कंसेंट इंडस्ट्रीज के ऑपरेशंस के लिए। लीगल एक्शंस लेते हैं अगेंस्ट पोल्यूटर्स। ये इंश्योर करते हैं कि जो सीवेज है और जो इंडस्ट्रियल्स के एफिलिएंट्स यानी कि इंडस्ट्री से जो निकलते हैं पोल्यूटेंट्स या पोल्यूशंस वाटर जो होता है उसके ट्रीटमेंट को ये इंश्योर करता है बिफोर रिलीज। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगला है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। इसके की फीचर्स क्या है, तो एयर एक्ट 1981 जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, ताकि जो पब्लिक की जो हेल्थ है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके बाय रेगुलेटिंग एमिशंस फ्रॉम इंडस्ट्रीज। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं या व्हीकल्स होते हैं या बाकी सारे सोर्सेज होते हैं, उनसे एयर के अंदर कुछ पोल्यूटेंट्स जाते हैं। ठीक है, वो भारी मात्रा में पोल्यूटेंट्स जाते हैं जिनसे कि पब्लिक हेल्थ खराब होती है। जैसे कि आपने देखा होगा इंडिया में दिल्ली वगैरह की जो जगह है, दिल्ली एनसीआर जो रीजन है, इसमें जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कितना खतरनाक है। आप सोच सकते हैं कि ऐसा है कि अगर आपको जी रहा है तो 20 सिगरेट्स रोज की पी रहा है, ऐसा कुछ स्टडीज बताती हैं। ठीक है, इन चीजों को रोकने के लिए ये एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1980 बनाया था। तो इस एक्ट के तहत एयर पॉल्यूशन को रेगुलेट किया जाता है, यानी कि इंडस्ट्रीज और व्हीकल्स जो हैं वो हार्मफुल गैसेस को बियॉन्ड सर्टेन लिमिट्स रिलीज नहीं कर सकती। इसके लिए एक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एस्टैब्लिश हुआ था, यानी कि सेंट्रल और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो होता है वो इंश्योर करता है कि इंडस्ट्रीज जो हैं वो फॉलो करें पॉल्यूशन नॉर्म्स को। तीसरा इसमें क्या है कि इसके अंदर एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरियाज बनाए थे, यानी कि गवर्नमेंट कभी भी डिक्लेयर कर सकती है हाई रिस्क जोन्स को जहाँ पे स्ट्रिक्टर पॉल्यूशन रूल अप्लाई होने चाहिए। अगर कोई भी इंडस्ट्री चाहती है कि किसी एरिया में उसको अपनी इंडस्ट्री लगानी है तो उसको अप्रूवल लेनी होगी, यानी कि फैक्ट्रीज जो होंगी उनको परमिशन लेनी होगी बिफोर स्टार्टिंग ऑपरेशन इन पॉल्यूशन प्रोन एरियाज। ठीक है, इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट के पास पावर आती है इंस्पेक्ट करने की और एक्शंस लेने की, यानी कि अथॉरिटीज जो होती हैं वो मॉनिटर कर सकती हैं इंडस्ट्रीज को, कभी भी एमिशंस को चेक कर सकती हैं और वायलेटर्स को शट डाउन कर सकती हैं। इसके अंदर अगर कोई भी इंसान किसी जो हमारे पास लॉज बनाई उनको मानता हुआ नहीं माना गया तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट पेनल्टीज है, यानी कि हैवी फाइंस और जेल टाइम भी है ऐसी इंडस्ट्रीज के लिए, ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए जो कि इस पॉल्यूशन रूल को लॉ को ब्रेक करते हैं। इस एक्ट के तहत व्हीकल के एमिशंस को कंट्रोल किया जाता है, यानी कि पॉल्यूशन लिमिट्स दी जाती हैं व्हीकल्स को। अगर कोई भी इंसान उन पॉल्यूशन लिमिट्स को क्रॉस करके अपना व्हीकल चला रहा है तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट फाइन होता है। ठीक है, ये जो प्रोटेक्शन एक्ट है वो एनकरेज कर रहा है रिसर्च को और पब्लिक अवेयरनेस को, यानी कि फोकस करते हैं इसमें हम ऐसे सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए ताकि जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जा सके और पीपल्स को एजुकेट भी किया जा सकता है। ठीक है, ये सब काम करते हैं ये एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। सो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। शायद सेम ही है, नाम से ही आप बता सकते हैं कि इसमें बेसिकली क्या हो रहा होगा, और जो आप अपने आसपास देख रहे हैं ना वही चीज आपको क्वेश्चंस में लिख के आनी है। सिर्फ इतना सिंपल करना, आप बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके। है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ मतलब ये जो जंगली वगैरह जानवर होते हैं ना उनकी प्रोटेक्शन के लिए, वाइल्ड में जो लाइफ चल रही है। ठीक, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को इंट्रोड्यूस किया गया था एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और वाइल्ड प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम हंटिंग, पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड। तो इसके अंदर हंटिंग और पोचिंग को बैन किया गया, यानी कि कोई भी इंसान जंगली जानवरों को ना हंट कर सकता है, न यानी कि शिकार कर सकता है या उनको हार्म कर सकता है। ठीक है, एंडेंजर्ड एनिमल्स यानी कि जो बहुत कम मात्रा में एनिमल्स बचे उनका तो शिकार कोई कर ही नहीं सकता है। ये प्रायोरिटी एरियाज क्रिएट किए जाते हैं इसके अंदर, यानी कि नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, रिजर्व्स हो गए, इन सबको सेटअप किया जाता है ताकि इन हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। इसके अंदर इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो है उसको कम्प्लीटली स्टॉप किया जाता है, यानी कि जो खरीद बेच चलती है ना एनिमल के स्किन्स की, एनिमल के आइवरी की या रेयर प्लांट्स की, उसको स्ट्रिक्टली बैन किया जाता है इस एक्ट के तहत। इसके अंदर एक वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया है, जो कि हर स्टेट के पास ये बोर्ड होता है जो कि इन सारी कंजर्वेशन एफर्ट्स को देखता है। इस एक्ट के तहत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होती है उन लोगों के ऊपर जो कि वाइल्ड लाइफ को किसी भी तरीके से हार्म कर रहे हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल करती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को, यानी कि ऑफिशियल्स जो होते हैं उनके पास पावर होती है किसी भी इलीगल वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट को सीज करने की और ऑफेंडर्स को अरेस्ट करने की।
इसके अंदर एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स जिनको कि हमने कैटेगराइज किया है और शेड्यूल किया है एंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर, उनको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जाती है ताकि उनका कोई हंटिंग ना कर सके, पोचिंग ना कर सके या उनके वाइल्ड लाइफ ट्रेड ना हो सके। आई होप इतना आपको समझ गया होगा। अब बात करते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं और क्या इश्यूज हैं इन एनवायरमेंट लॉज को लागू करने के लिए, एनफोर्स करने के लिए। इंडिया के पास हालांकि बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल लॉज हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंटल लॉज हैं, लेकिन उनका जो ग्राउंड लेवल पे एनफोर्समेंट है उसके अंदर बहुत बड़ा गैप है। पहला तो क्यों है ये, वो इसके अंदर देखेंगे। तो पहला है वीक इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज पोल्यूशन रूल्स को ब्रेक करती हैं, ठीक है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है इन लॉज का वो इतना खराब है कि उनके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं होता है। दूसरा, करप्शन और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, यानी कि जो पावरफुल पॉलिटिक्स होते हैं वो पनिशमेंट इसलिए उनको नहीं मिलता क्योंकि उनके पास पावरफुल पॉलिटिकल बैक होती है या वो बहुत ज़्यादा पैसा खिला देते हैं गवर्नमेंट्स को, ठीक है। तो करप्शन की वजह से ये चीज़ें ज़मीनी तौर पर देखी नहीं जा सकती। दूसरा, पब्लिक अवेयरनेस बहुत कम है, लोगों को पता ही नहीं है कि उनके क्या राइट्स हैं और कैसे वो इन वायलेशंस को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर पब्लिक अवेयरनेस होती, अगर पब्लिक के अंदर ये होता कि अगर कोई भी इंसान उनके आसपास में ऐसे वायलेशंस क्रिएट कर रहा है तो उनको वो सीधे से रिपोर्ट कर सकते हैं, उनके पास ये लॉ है, उनके पास ये राइट है, ठीक है। फोर्थ है पुअर मॉनिटरिंग, यानी कि एजेंसीज जो होती हैं उनके पास स्टाफ नहीं है, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास फंड्स नहीं है ताकि वो पोल्यूशन को ट्रैक कर सकें इफेक्टिवली। पांचवी चीज क्या है, लीगल प्रोसेस बहुत स्लो है भारत के अंदर। एनवायरमेंटल केसेस जहां पर उनको तुरंत सजा दे जानी चाहिए उनको 4-4, 5-5 साल या कई सालों तक चलाया जाता है, जिससे कि वायलेटर्स जो होते हैं वो, अब केस तो चल ही रहा है, ठीक है, वो रोकते नहीं है, वो और ज्यादा हार्म करते हैं नेचर को, ठीक है। तो ये चीज है। छठा है ग्रोथ वर्सेस एनवायरमेंटल कॉन्फ्लिक्ट। तो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है कंजर्वेशन की, ठीक है, गेट प्रायोरिटी ओवर कंजर्वेशन, जिससे कि डिफोरेस्टेशन और पॉल्यूशन होता है। अगर कोई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है और उसको इंडस्ट्री खड़ी करनी है तो उसको इजीली क्लियरेंस मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, उसको प्रायोरिटी मिलती है कि भाई तू तो ग्रोथ के लिए काम कर रहा है, जबकि वो ये नहीं देखते कि इससे एनवायरमेंट पर कितना अफेक्ट पड़ रहा है। सातवीं चीज क्या है, क्यों एनवायरमेंटल जो लॉज हैं उनको एनफोर्स नहीं किया जाता, कोऑर्डिनेशन नहीं है, यानी कि जो डिफरेंट एजेंसीज हैं जो इस एरिया में इन्वॉल्व है, जो इस लॉ को हैंडल करती हैं, उनके पास टीम वर्क बहुत पुअर है, उनके जो एक्शन हैं वो डिले हो जाते हैं, जिसकी वजह से इलीगल एक्टिविटी कंटिन्यू है, यानी कि माइनिंग हो गई, पोचिंग हो गई, डिफोरेस्टेशन हो गई, वो आज भी चल रही है, क्योंकि ये वीक लॉ जो है, यानी कि एनफोर्समेंट जो है इन लॉज का वो बहुत ज़्यादा वीक है। तो ये इश्यूज हैं एनवायरमेंटल लॉज को एनफोर्स करने में। पहला है वीक इम्प्लीमेंटेशन, करप्शन और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, पब्लिक अवेयरनेस बहुत कम है, मॉनिटर करने वाली जो एजेंसीज हैं वो बहुत पुअर तरीके से काम कर रही हैं, लीगल प्रोसेस बहुत स्लो है, कोऑर्डिनेशन नहीं है इन एजेंसीज के बीच में, और इसी वजह से इलीगल जो एक्टिविटीज हैं वो कंटिन्यू हो रही हैं। अब बात करते हैं रोल क्या है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में। तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं कि एनजीओ जो होते हैं वो बहुत अच्छा एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में, क्योंकि एनजीओ अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं, पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं और एक्टिवली काम करते हैं कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। अब रोल समझते हैं इनका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में। पहला तो ये लोग अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं, यानी कि ये लोग एजुकेट करते हैं लोगों को क्लाइमेट चेंज के ऊपर, पॉल्यूशन के ऊपर, डिफोरेस्टेशन के ऊपर और कंजर्वेशन के ऊपर। दूसरा, ये लोग पॉलिसी की एडवोकेसी करते हैं, यानी कि ये इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज को और लॉज को ताकि वो बेहतर तरीके से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कर सकें। तीसरा, इनके कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि एनजीओ जो होती हैं कुछ जो कि इस सेक्टर में काम कर रही हैं एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के सेक्टर में, वो अफोरेस्टेशन के ऊपर ध्यान देते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के ऊपर ध्यान देते हैं, वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम्स चलाते हैं। चौथा, ये लोग लीगल एक्शन और एक्टिविज्म में फोकस करते हैं, यानी कि कोई भी अगर इंसान इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो हमारे पास एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की जो लॉज है उनको तोड़ता हुआ पाया जाता है, तो जो ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं यानी कि एनजीओज हैं, वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि पीआईएल फाइल कर सकती हैं उन लोगों के खिलाफ, ताकि हार्मफुल एक्टिविटीज जो है उनको बंद किया जा सके, जैसे कि इलीगल माइनिंग वगैरह, ठीक है। इनके अंदर कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि एम्पावर करते हैं लोकल कम्युनिटीज को वाइल्ड लाइफ
यानी कि फॉरेस्ट हो गया है, वाटर बॉडीज हो गए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये रोल है एनजीओ का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में। अब कौन कौन सी मेजर एनजीओ हैं जो कि भारत के अंदर काम कर रही हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए? तो पहली है ग्रीन पीस इंडिया। ये काम करती है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर और पॉल्यूशन कंट्रोल के ऊपर। ये आपको नाम याद करके जाने। दूसरी है WWF इंडिया, यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये फोकस करता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। तीसरा एनजीओ है टेरी, यानी कि द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। तो ये रिसर्च करता है सस्टेनेबल एनर्जी के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर और वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। फोर्थ है संकल्प तारू फाउंडेशन। ये जो फाउंडेशन है ये एंगेज्ड है ट्री प्लांटेशन में और अफॉरेस्टेशन के प्रोजेक्ट्स में। फिफ्थ है CSE, यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। ये भी एक एनजीओ है जो कि काम कर रहा है एयर पोल्यूशन के ऊपर, वाटर कंजर्वेशन के ऊपर और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर। ठीक, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन से एनजीओ काम कर रहे हैं भारत के अंदर। ये आपको नाम याद रखने है कि क्या जरूरत है आज के डेट में एनजीओ की एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के ऊपर। तो देखा जाए तो गवर्नमेंट अकेला सब कुछ नहीं कर सकती, वो सारे एनवायरमेंटल इश्यूज को अकेले मैनेज नहीं कर सकती। इसीलिए जो एनजीओ हैं वो इसको एडिशनल सपोर्ट देते हैं गवर्नमेंट को, इसलिए इनकी जरूरत है। दूसरा, काफी सारे रूरल और ट्राइबल एरियाज होते हैं जहाँ पर एनवायरमेंट के प्रति अवेयरनेस नहीं है। ठीक, उनको अवेयरनेस जागरूक कराने के लिए एनजीओ काम करते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज हैं वो अपने पॉल्यूशन नॉर्म्स को वायलेट करते रहते हैं और पावरफुल इन्फ्लुएंस की वजह से वो लोग को स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं मिलता है। लेकिन अगर एनजीओ उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो एक अच्छे वॉच डॉग की तरह एक्ट करते हैं वहां पे और उनको सजा दिलवाते हैं। क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन जो है वो बढ़ रहा है, इसीलिए उनको अर्जेंट एक्शन दिलाने के लिए, उनके ऊपर अर्जेंट स्ट्रिक्ट एक्शंस करवाने के लिए एनजीओ की जरूरत है। सॉरी। अगला है कि फंक्शंस क्या है एनजीओ के एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में। तो एनजीओ जो होते हैं वो रिसर्च और इनोवेशन पे काम करते हैं, यानी कि डेवलप करते हैं एक इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस को, कैंपेन करते हैं और प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइज करते हैं मूवमेंट, जैसे कि डिफोरेस्टेशन के अगेंस्ट मूवमेंट चला लेते हैं एनजीओ वाले, पॉल्यूशन के अगेंस्ट या हार्मफुल प्रोजेक्ट के अगेंस्ट, जिससे कि इजी एक्शन गवर्नमेंट की नजर जाती है और इजी एक्शन हो जाता है उन लोगों के ऊपर जो कि वायलेट कर रहे हैं रूल्स को। ये रिहेबिलिटेशन का ऊपर फोकस करते हैं अफेक्टेड एरियाज में, यानी कि एनजीओ, कुछ एनजीओ रहते हैं ऐसे हैं जो कि हेल्प करते हैं डैमेज्ड फॉरेस्ट को रिस्टोर करने के लिए, रिवर्स को रिस्टोर करने के लिए, इकोसिस्टम्स को रिस्टोर करने के लिए। एनजीओ कोलैबोरेट करते हैं गवर्नमेंट के साथ और कंपनीज के साथ। ठीक है, ये पॉलिसी मेकर्स की तरह भी काम करते हैं, यानी कि ये वर्क करते हैं पॉलिसी मेकर्स के साथ, इंडस्ट्रीज के साथ, ताकि ग्रीन इनिशिएटिव्स को प्रमोट किया सके। ये वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन भी देते हैं, यानी कि सपोर्ट करते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज और हैबिटेट्स के प्रिजर्वेशन में। ये फंक्शंस है एनजीओ के। ठीक, अगला है कि नीड और फंक्शन क्या है एनजीओ की पॉल्यूशन कंट्रोल में। तो एनजीओ का पॉल्यूशन कंट्रोल के अंदर नीड ये है कि ये गवर्नमेंट जो है उसको हेल्प करते हैं। ठीक है, ये पब्लिक अवेयरनेस जो है उसको फैलाते हैं, क्योंकि पब्लिक अवेयरनेस बहुत कम है। तीसरा, इंडस्ट्रीज जो कि नॉर्म्स को वायलेट कर रही हैं बार बार, उनको उनके ऊपर गवर्नमेंट की नजर लेकर के आते हैं। एनजीओ के ऊपर पूरा एक वो है कि वो इंडिपेंडेंटली रिसर्च कर सकते हैं और एडवोकेसी कर सकते हैं पॉलिसी इम्प्रूवमेंट्स के ऊपर, पॉल्यूशन लेवल्स के ऊपर, और ये लीगल सपोर्ट मिलता है इनको, और इनके तहत किसी इंसान को एक्शन भी लिया जा सकता है। यानी कि एनजीओ जो है उनके पास राइट है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि PIL फाइल कर सकते हैं उन लोगों के खिलाफ जो कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कर रहे हैं। अब फंक्शंस क्या है एनजीओ के पॉल्यूशन कंट्रोल में। तो पहला तो ये है कि ये लोग मॉनिटर करते हैं और रिपोर्ट करते हैं, यानी कि जो पॉल्यूशन लेवल्स हैं, एयर लेवल्स हैं, वाटर लेवल्स हैं, सॉइल पॉल्यूशन लेवल्स हैं, उनको ये ट्रैक में लेकर उनके ऊपर ध्यान रखते हैं और उनको रिपोर्ट करते हैं कि कोई इंसान वायलेशन कर रहा है। अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं, ये इनका फंक्शन है। यानी कि पब्लिक को एजुकेट करना पॉल्यूशन रिस्क्स के ऊपर, वाटर मैनेजमेंट के ऊपर और इको फ्रेंडली हैबिट्स के ऊपर। तीसरा, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना, यानी कि एनकरेज करना रिन्यूएबल एनर्जी के यूज को, रिसाइकलिंग को और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। फोर्थ है, ये इनका फंक्शन होता है लीगल एक्शन दिलवाना या लीगल एक्शन लगवाना उन लोगों के ऊपर और पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना, यानी कि एडवोकेट करते हैं स्ट्रॉन्गर पॉल्यूशन कंट्रोल लॉज के ऊपर और लीगल एक्शन लेते हैं ऑफेंडर्स के ऊपर। फिफ्थ, ये काम करते हैं लोकल कम्युनिटीज के साथ ताकि रिवर्स को क्लीन किया जा सके, प्लांट करा सके ट्रीज को, यानी कि पेड़ लगाए जा सके और वेस्ट को मैनेज किया जा सके। बेसिकली ये फंक्शंस है एनजीओ की पॉल्यूशन कंट्रोल में।
अगला है कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो कि एनजीओज ने ली है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में। ग्रीन पीस इंडिया की बात करते हैं तो इन्होंने कैंपेन चलाया है वाटर और एयर पोल्यूशन के अगेंस्ट जो कि इंडस्ट्रीज कॉज करती हैं। ये प्रमोट करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी को फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर। दूसरा है WWF इंडिया, यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड जो है नेचर का, वो काम करता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को रिड्यूस करने के ऊपर। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाते हैं प्लास्टिक पोल्यूशन के ऊपर। ठीक है, अगला है एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। तो ये क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस बनाते हैं पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, और ये काम करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर और ग्रीन टेक्नोलॉजीज के ऊपर। फोर्थ है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। ये लोग मॉनिटर करते हैं एयर पोल्यूशन के लेवल्स को सिटीज के अंदर और सजेस्ट करते हैं पॉलिसी चेंजेस को, और ये कंडक्ट कराते हैं रिसर्च क्लाइमेट चेंज के ऊपर, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के ऊपर। अगला है संकल्प तारू फाउंडेशन। ये फोकस करता है ट्री प्लांटेशन के ऊपर ताकि एयर पोल्यूशन को फाइट किया जा सके, और ये प्रमोट करता है ग्रीन कवर अर्बन एरियाज में और रूरल एरियाज में। ठीक, इतना तरीके से इनिशिएटिव्स लिए जा चुके हैं एनजीओज के द्वारा फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इम्पैक्ट क्या है पॉपुलेशन का और ह्यूमन एक्टिविटीज का एनवायरनमेंट के ऊपर। तो पहला बात करते हैं पॉपुलेशन का। तो डिफोरेस्टेशन हो रहा है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वो ज़्यादा जो ज़मीन है वो चाहिए हाउसिंग के लिए, फार्मिंग के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए। इस वजह से फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। दूसरा, ज़्यादा लोगों की वजह से ज़्यादा वेस्ट होता है, ज़्यादा वेस्ट की वजह से ज़्यादा एयर, वाटर और सॉइल पॉल्यूशन जो है बढ़ता जा रहा है। पॉपुलेशन से डिफोरेस्टेशन हो रहा है, पॉपुलेशन से ज़्यादा पॉल्यूशन हो रही है, पॉपुलेशन की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। यानी कि हाई पॉल्यूशन जो होता है या हाई पॉपुलेशन जो है उसकी वजह से ज़्यादा कार्बन एमिशंस हो रहे हैं। ज़्यादा पॉपुलेशन होगा तो ज़्यादा ये हमारे पास बसेस चलेंगी, कार चलेंगी। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वाटर की स्क्रैसिटी हो रही है। आज की डेट में भारत के अंदर इतनी पॉपुलेशन है कि कहीं कहीं जगहों तो भारत के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, यानी कि कहीं के लोग तो बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे हैं पानी का डेली नीड्स में, और कहीं लोग फार्मिंग के लिए भी बहुत ज़रूरत से ज़्यादा पानी लगा रहे हैं खेतों में, जिससे कि पानी की शॉर्टेज पड़ रही है। पॉपुलेशन इम्पैक्ट करता है बायोडाइवर्सिटी के लॉस को, यानी कि जो सिटीज एक्सपेंड होती जा रही हैं, एग्रीकल्चर जो है वो कम होता जा रहा है, जिससे कि एनिमल हैबिटेट्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। सिक्स्थ, सॉइल डिग्रेडेशन जो है पॉपुलेशन की वजह से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ओवर फार्मिंग से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो रिड्यूस होती है और फूड प्रोडक्शन को अफेक्ट करती है या प्रोडक्शन को अफेक्ट करती है। तो ये इम्पैक्ट्स हैं पॉपुलेशन की। अब जो ह्यूमंस हैं वो कैसे अफेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट को, तो हम जो इंसान लोग जो हैं वो ओवर कंजप्शन करते हैं रिसोर्सेज का। हम लोग क्या करते हैं, हम नेचर से जो हमको मिल रहा है उसको लिमिटेड यूज तो कर सकते हैं, लेकिन हम उसका ओवर यूज कर रहे हैं, जिससे कि शॉर्टेज पड़ रही है। दूसरा, हम लोग फैक्ट्रीज लगाते हैं, हम लोग फार्म्स लगाते हैं जो कि हार्मफुल केमिकल्स को रिलीज करते हैं, जो पॉल्यूट करते हैं एयर को, पानी को और सॉइल को। इस वजह से हम इंसानों की वजह से ही तो एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। तीसरा, हम लोग अर्बनाइजेशन करते हैं, यानी कि हम अपनी सिटीज को एक्सपेंड करते जा रहे हैं, जिससे कि पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, वेस्ट इंक्रीज हो रहा है और लैंड भी कम होती जा रही है। हम लोग प्लास्टिक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि प्लास्टिक वेस्ट हो रहा है, यानी कि हम एक्सेसिव यूज़ करते हैं प्लास्टिक का, जो कि पॉल्यूट करता है ओशियंस को और मैरीन लाइफ तक को हार्म करता है। हम लोग ओवर फिशिंग करते हैं, हम लोग हंटिंग करते हैं, जिससे कि हम वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जिससे कि कुछ स्पीशीज की पॉपुलेशन बहुत कम हो चुकी है। इस तरीके से ह्यूमंस जो हैं वो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। अब एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या होती है, उसका मीनिंग क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंटल एजुकेशन यानी कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम इसके अंदर हम नेचर के बारे में पढ़ा रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ रहे होते हैं, पोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे होते हैं और उसके कंजर्वेशन के ऊपर पढ़ रहे होते हैं। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को वो सीरियसली समझ पाए कि एनवायरमेंट के अंदर कुछ सीरियस इश्यूज हैं और एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएँ, ऐसे रेस्पॉन्सिबल एक्शंस ले पाएँ ताकि वो इस नेचर को, जो हमारा नेचर है, उसको प्रोटेक्ट कर सकें। एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या है? एनवायरमेंट के ऊपर एजुकेट करना और लोगों को जागरूक करना। तो रोल क्या है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का एजुकेशन के क्षेत्र में? ठीक है, एजुकेशन के क्षेत्र में क्या है कि अवेयरनेस क्रिएट करना, यानी कि पीपल्स को या लोगों को एजुकेट करना क्लाइमेट चेंज के ऊपर, पॉल्यूशन के ऊपर और कंजर्वेशन के ऊपर। दूसरा, सस्टेनेबल लिविंग को एनकरेज करना, यानी कि प्रमोट करना इको फ्रेंडली हैबिट्स को, जैसे कि रिसाइकलिंग हो गई या एनर्जी कंजर्वेशन हो गया।
इंडिविजुअल्स को एम्पावर करना, यानी कि पीपल्स को समझाना या हेल्प करना कि वो इन्फॉर्म डिसीजंस ले पाए ग्रीनर फ्यूचर के लिए। चौथा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को सपोर्ट करना। अगर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन या एनवायरमेंटल एजुकेशन होगी लोगों के पास, तो पब्लिक की पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगी एनवायरमेंटल लॉज और प्रोग्राम्स में। ऑब्जेक्टिव्स क्या है एनवायरमेंटल एजुकेशन के? पहला है अवेयरनेस क्रिएट करना, दूसरा है नॉलेज देना लोगों को, तीसरा है एक एटीट्यूड डेवलप कराना, यानी कि सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप कराना लोगों के अंदर नेचर के प्रति, स्किल्स यानी कि पीपल्स को ट्रेन करना वेस्ट मैनेजमेंट में, कंजर्वेशन में और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में। फिफ्थ पार्टिसिपेशन, यानी कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट को एनकरेज करना, ताकि क्लीन अप ड्राइव्स करा सकें, ट्री प्लांटेशन करा सकें, कंजर्वेशन प्रोग्राम्स करा सकें। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन के। ठीक है, अगला है ऑब्जेक्टिव्स क्या है एनवायरमेंटल एजुकेशन के? तो ये तो हमने पढ़ लिया कि अवेयरनेस क्रिएट कराना, नॉलेज यानी कि टीच करना लोगों को, कॉजेस के ऊपर, सॉल्यूशंस के ऊपर, पोल्यूशन के, डिफोरेस्टेशन की या बायोडाइवर्सिटी लॉस की। अगला है प्रिंसिपल क्या है एनवायरमेंटल एजुकेशन के? पहली है होलिस्टिक अप्रोच, जो कि फोकस करता है इंटरकनेक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर के ऊपर। दूसरा है प्रैक्टिकल लर्निंग, यानी कि फील्ड ट्रिप्स कराएं लोगों को, प्रोजेक्ट्स ऐसे दें जहां से उनको प्रैक्टिकली समझ में आए कि एनवायरमेंटल एजुकेशन क्यों जरूरी है। क्लीन अप कैंपेन्स चलाना, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस करना, यानी कि ऐसे वेज पढ़ाना जिससे कि हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें फ्यूचर जनरेशन के लिए। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये प्रिंसिपल है एनवायरमेंटल एजुकेशन का, यानी कि एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए फ्रॉम स्कूल टू एडल्टहुड। और एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है वो एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी कि एनकरेज करना चाहिए लोगों को कि वो रियल स्टेप्स ले सकें नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये प्रिंसिपल्स हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन के। अगला है चैलेंजेस क्या है एनवायरमेंटल एजुकेशन देने में आज की डेट में? तो पहली बात तो अवेयरनेस रही है, यानी कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको एनवायरमेंटल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस ही नहीं पता। दूसरा, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज हैं, स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस के पास ना तो प्रॉपर मटेरियल है, ना ट्रेंड टीचर है। इस वजह से एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है उसको प्रोवाइड करने में चले जा रहे हैं। तीसरा, इस सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत लिमिटेड है, यानी कि बहुत ज्यादा पॉलिसीज नहीं है जो कि प्रमोट कर रही हो एनवायरमेंटल लर्निंग को। फोर्थ, रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं और लोग हैं जो कि इग्नोर करते हैं सस्टेनेबिलिटी को प्रॉफिट के लिए। फिफ्थ, इस सेक्टर में सिर्फ थ्योरेटिकल फोकस है, यानी कि जो एजुकेशन प्रैक्टिकली बेस्ड होनी चाहिए थी वो उसको बुक बेस्ड बना दिया गया है, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं बुक बेस्ड। ठीक है, अब स्कोप क्या है एनवायरमेंटल एजुकेशन का? एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है वो स्कूल और कॉलेज करिकुलम में आनी चाहिए। एनवायरमेंटल स्टडीज जो है उनको साइंस, ज्योग्राफी और सोशल स्टडीज के अंदर इंक्लूड किया जाना चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स कराने चाहिए, जैसे कि मीडिया के थ्रू, एनजीओ के थ्रू या गवर्नमेंट के थ्रू अवेयरनेस स्प्रेड की जानी चाहिए थ्रू टीवी, सोशल मीडिया एंड वर्कशॉप्स। तीसरा, इसके अंदर कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, क्योंकि जब तक पब्लिक इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक कोई भी एनवायरमेंटल एजुकेशन कहीं किसी काम की नहीं। तो क्लीन अप ड्राइव्स करवाओ, एफोरेस्टेशन प्रोग्राम्स होने चाहिए, इको क्लब्स होने चाहिए जो कि प्रमोट कर रहे हो प्रैक्टिकल लर्निंग को, प्रोफेशनल टीचर्स होने चाहिए, प्रोफेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए, बहुत सारे करियर्स होने चाहिए एनवायरमेंटल साइंस में, पॉलिसी मेकिंग में, कंजर्वेशन में, जो कि स्पेशलाइज्ड एजुकेशन रिक्वायरमेंट करती है उनकी। तीसरा, रिसर्च और इनोवेशन होना चाहिए इस सेक्टर में, ताकि साइंटिफिक सॉल्यूशंस को एनकरेज किया जा सके एनवायरमेंटल प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। ठीक, अब कैसे एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है? तो वो स्कूल्स और कॉलेजेस में प्रोवाइड की जा सकती है थ्रू द सब्जेक्ट्स लाइक ईवीएस, यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज। दूसरा, वर्कशॉप्स और सेमिनार्स करा करके जो कि एनजीओ ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। गवर्नमेंट या रिसर्चर्स, सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन्स चलाए जा सकते हैं ताकि जो लार्जर ऑडियंस है उसके ऊपर अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके। कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटीज़ को किया जा सकता है, यानी कि ट्री प्लांटेशन हो गई, जहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटी एक साथ मिल करके पेड़ लगाए, क्लीन अप प्रोग्राम्स करें, यानी कि वाटर बॉडीज को क्लीन करने का ऊपर प्रोग्राम्स हों, सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स हों, इको टूरिज्म और फील्ड ट्रिप्स हों। ठीक, इसकी अगला है कि स्कीम्स कौन कौन सी हैं वुमेन एजुकेशन के लिए भारत के अंदर। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने काफ़ी सारी स्कीम्स को लॉन्च किया था वुमेन एजुकेशन के लिए, ताकि इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल सकें पढ़ने के लिए लड़कियों को। पहली है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये जो स्कीम है वो एनकरेज करती है गर्ल के एजुकेशन को और जेंडर इक्वालिटी को। दूसरा है सुकन्या समृद्धि योजना। तो ये हेल्प करती है पेरेंट्स को कि वो मनी सेव कर सकें गर्ल के एजुकेशन के लिए। तीसरी है नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव्स टू गर्ल और सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि ये जो हमारे पास स्कीम है NSIGSC,
ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल एड और गर्ल्स को जो कि SC/ST बैकग्राउंड से हैं। फोर्थ है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। तो ये सेटअप करता है रेजिडेंशियल स्कूल्स को गर्ल्स के लिए रूरल एरियाज में। एक है CBSE उड़ान स्कीम जो कि सपोर्ट करती है लड़कियों को साइंस में और इंजीनियरिंग फील्ड्स में थ्रू फ्री कोचिंग। सिक्स्थ है महिला समाख्या प्रोग्राम। तो ये जो स्कीम है ये फोकस करती है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर थ्रू एजुकेशन। तो ये स्कीम्स है जो कि भारत के अंदर चल रही हैं, इनके बारे में पूछ लिया जाता है तो आपको 5 तो एटलीस्ट याद होनी चाहिए। अब कैसे वुमेन एजुकेशन जो है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को हेल्प कर सकता है। तो एजुकेटेड वुमेन जो हैं वो अवेयरनेस स्प्रेड करेंगी, वो अपनी फैमिलीज को पढ़ाएंगी पॉल्यूशन के ऊपर, कंजर्वेशन के ऊपर और क्लाइमेट चेंज के ऊपर। क्योंकि हमारे भारत के अंदर संस्कृति में माना जाता है कि जो महिला होती है वो अपने परिवार का सशक्तिकरण करती है, अपने परिवार को पूरे को चेंज कर सकती है। क्योंकि अगर एक पढ़ी लिखी महिला होगी तो वो अपने परिवार को पढ़ा सकती है हर चीज़ के बारे में। दूसरा है सस्टेनेबल लिमिट को प्रमोट कर सकती हैं औरतें, क्योंकि वो एनकरेज कर सकती हैं इको फ्रेंडली हैबिट्स को, जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट और ट्री प्लांटेशन को। वो सपोर्ट कर सकती हैं ग्रीन पॉलिसीज को, यानी कि वुमेन लीडर्स हों या प्रोफेशनल्स जो हैं वो हेल्प कर सकते हैं पॉलिसी मेकिंग में एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए। फोर्थ, ही कंट्रोल कर सकते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को, यानी कि एजुकेशन जो है वो हेल्प कर सकता है फैमिली प्लानिंग में, प्रेशर को रिड्यूस करने में नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, और ग्रीन बिजनेस को एनकरेज करने के लिए। वुमेन एंटरप्रेन्योर जो होंगी वो प्रमोट कर सकती हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को, सस्टेनेबल फैशन को और इको प्रोडक्ट्स को। इसीलिए वुमेन की एजुकेशन जरूरी है, क्योंकि वो बहुत मेजर तरीके से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर काम करवा सकती हैं, हेल्प कर सकती हैं। एडवांटेजेस क्या हैं वुमेन एजुकेशन के? तो अगर एक महिला पढ़ी लिखी होगी तो उसके पास इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस होगी, उसकी हेल्थ और हाइजीन बेटर हो जाएगी, क्योंकि वो अपने न्यूट्रिशन के ऊपर और चाइल्ड के ऊपर ज़्यादा ध्यान देगी। तीसरा, उसकी जो जेंडर इनइक्वलिटी है भारत के अंदर या किसी भी देश के अंदर, वो रिड्यूस हो जाएगी अगर वुमेन को एजुकेशन मिल जाती है, जिससे कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज होंगी जॉब्स के अंदर और डिसीजन मेकिंग के अंदर। फिफ्थ, नेशनल डेवलपमेंट को बूस्ट किया जा सकता है अगर महिलाएं पढ़ लिख लेंगी। एक वेल एजुकेटेड फीमेल जो होती है वो इम्प्रूव करती है इकोनॉमिक ग्रोथ को, और सोशल अवेयरनेस स्प्रेड हो सकता है, जिससे कि चाइल्ड मैरिजेस रिड्यूस होंगी, डोमेस्टिक वायलेंस रिड्यूस होगा और डिस्क्रिमिनेशन रिड्यूस होगा। तो ये एडवांटेजेस हैं वुमेन एजुकेशन के। अब ऑब्स्टिकल्स क्या हैं वुमेन एजुकेशन में? तो पहला तो है सोशल बैरियर्स। सोशल बैरियर्स मतलब कहीं गाँव में, कहीं ऐसी जगह हैं जहाँ पर ट्रेडिशनल माइंडसेट्स हैं लोगों के, यानी कि वो चाहते हैं कि लड़कियां पढ़ें ही नहीं। तो पहला बैरियर तो ये है, सोशल बैरियर। दूसरा है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। काफ़ी सारी लोगों के पास, काफ़ी फैमिलीज ऐसी हैं जहाँ पे वो जो पैसा है वो सिर्फ लड़कों को पढ़ाने के लिए होता है उनके पास, यानी कि वो बॉयज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, या बॉयज़ एजुकेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं गर्ल्स के ऊपर। तीसरा है अर्ली मैरिजेस। कई सारी गर्ल्स जो हैं, कई हमारे देश में कहीं जगह पर ऐसा होता है कि कुछ लड़कियां स्कूल से ही ड्रॉप आउट ले लेती हैं, क्योंकि मैरिज और हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर आ जाती हैं। सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिस वजह से वुमेन एजुकेशन के ऊपर ऑब्स्टिकल बना हुआ है, यानी कि लड़कियों के लिए ट्रांसपोर्ट पुअर है, सैनिटेशन पुअर है, सिक्योरिटी पुअर है देश के अंदर, जिसकी वजह से गर्ल्स जो हैं वो जाती ही नहीं है स्कूल्स में। पांचवा है हायर एजुकेशन एक्सेस गर्ल्स के लिए लिमिटेड है। कई सारे रूरल एरियाज ऐसे हैं हमारे देश के अंदर जहाँ पर कॉलेजेस नहीं है, जहाँ पर प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं है वुमेन्स के लिए। इस वजह से वुमेन एजुकेशन आज की डेट में भी थोड़ा कहीं कहीं जगहों पर ऐसा है कि बहुत कम है। तो इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम महिलाओं को पढ़ा देते हैं तो उससे पूरी सोसाइटी का, पूरी इकोनॉमी का और पूरे एनवायरनमेंट का बढ़ाव हो सकता है। और इस क्षेत्र में ज़्यादा गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए, सोशल अवेयरनेस चाहिए और सेफ्टी मेजर्स चाहिए, ताकि हम इन बैरियर्स को ओवरकम कर पाएँ और हर एक गर्ल के लिए एजुकेशन एंश्योर कर पाएँ। सो आई होप गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। जय हिंद, जय भारत, एंड प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार।